हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी अमॉन्ग नेशंस। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि सारे नेशन सेम नहीं होते हैं, हर नेशंस अलग होता है, क्योंकि कोई नेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, कोई नेशंस को कम मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर कम होती है और किसी के पास पावर ज़्यादा होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं USA, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये एक पावरफुल स्टेट है और इसका जो है इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। चाइना है जो भी एक डेवलपिंग नेशंस है, तो वो भी काफ़ी डेवलप हो रहा है, तो उसको भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं जो बहुत छोटे छोटे नेशंस हैं, उनमें जो डेवलपमेंट भी बहुत कम है और उनको इम्पोर्टेंस भी बहुत कम मिलती है। सो गाइस, अब हम वही देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या इनइक्वालिटीज़ है जो नेशंस हैं उनके बीच में। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर एंड पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी। तो सम एविडेंस ऑन इनइक्वालिटी. So guys, a study of 77 countries with 82% of the world people show that between 1950 and 1990 inequality rose in almost 45 countries and fell in 16. तो जो स्टडी हुई है उसके मुताबिक जो इनइक्वालिटी है वो 45 कंट्रीज़ में बढ़ी है और 16 में कम हुई है। Many of these countries with rising inequality are those in Eastern Europe and the CIS that suffered negative or low growth in the 1990s. और जो सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी देखी गई है वो कहाँ पे? ईस्टर्न यूरोप में देखी गई है एंड CIS में। एंड लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्रीज़ हैव अमॉन्ग द वर्ल्ड हाईएस्ट इनकम इनइक्वालिटी। और जो लैटिन अमेरिका है और कैरेबियन है वो वर्ल्ड के हाईएस्ट इनकम इनइक्वालिटी में आता है। In 13 of the 20 countries with the data for the 1990, the poorest 10% had less than 1/20th of the income of the richest 10%. और जो 13 में से 20 कंट्रीज़ है 1990 में, तो वो क्या है, वो जो 10% है उससे भी कम है। मीन्स जो 10% का भी 1/20th पार्ट होता है, तो वो है वो रिचेस्ट कंट्री के। This highest income inequality place million in extreme poverty and severely limit the effect of equally shared growth. तो इस इनइक्वालिटी से क्या हो रहा है, जो मिलियंस ऑफ पीपल है वो उन किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, वो पॉवर्टी, इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। और गाइस, जो 80% लोग हैं वो 20% जो रिसोर्सेस है उसे कंज्यूम कर रहे हैं, एंड जो 20% पीपल है वो 80% को रिसोर्स है उसे यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। देन इन इंडिया इनइक्वालिटी फर्स्ट फेल एंड नाउ हैज़ कम टू अ हाल्ट। तो जो इंडिया है उसमें इनइक्वालिटी पहले गिरी है और उसके बाद अभी थोड़ा नॉर्मल हुई है। Another study compares the richest and the poorest people across the globe. अब गाइस, हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी के मेजर कॉजेस क्या है। तो पहला है अनइवन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। तो गाइस, जो अनइवन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है वो पहला कॉज है। जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग कंट्री का अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम होता है, उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग होती है एंड उनकी ग्रोथ अलग अलग होती है। तो इसके वजह से जो है काफ़ी इनइक्वालिटी जनरेट या डेवलप होती है। तो फैक्टर एक्सप्लेनिंग इनइक्वालिटी अमॉन्ग नेशन हैव बीन नियो कॉलोनियल पैटर्न ऑफ सेंटर पेरिफेरी डिपेंडेंस शोन बाय एडवर्स टर्म ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। सो 1949 में क्या रॉल प्रीबेशिक द अर्जेंटाइन इकोनॉमिस्ट रिवील्ड इन हिज बुक दैट ड्यूरिंग 1870 to 1914, the developing countries of Latin America suffered term of trade losses against the industrial countries, and hence there was lot of divergence between the level of income of center and periphery members. तो जो लैटिन अमेरिका ने सफ़र्ड किया है, जैसे कि जो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो उनको बहुत सारा लॉसेस फेस करना पड़ा जो भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ है उनके वजह से। सो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। Then, for example, price of many primary commodities fell to their lowest level since Second World War.
तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद जो प्राइमरी कमोडिटीज़ थी तो उनकी प्राइस भी बहुत कम हो गई थी। नॉन ऑयल कमोडिटी प्राइसेस डिक्लाइन फॉर मोस्ट ऑफ डिकेड, और जो नॉन ऑयल कमोडिटी थी उसकी भी प्राइस घसर गई थी। ऑल्दो दे रिकवर्ड अ लिटिल इन 1988, तो 1988 तक वो थोड़ा सा रिकवर कर चुके थे। बाय 1989 एवरेज कमोडिटी प्राइस वे स्टिल 33% लोअर दैन इन 1980, और स्टिल जो प्राइस है वो कम हो गया था। ऑयल प्राइसेस ऑल्सो फेल स्टेडीली। तो गाइस मतलब क्या है, जो इनका प्राइस था तो वो बहुत ज़्यादा गिर गया था, तो इसकी वजह से उनको जो प्रॉफिट हो रहा था वो होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, तो ये एक कॉज हो गया है। सेकेंड है पावर गेम इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो अनदर कॉज है द पावर गेम इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज़ co-opted certain countries and align them with the rich countries while majority of the developing countries are marginalized। तो जो पावर गेम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो क्या किसके साथ मर्ज कर रहे हैं, ऐसी कंट्रीज़ के साथ जिसके पास वो जो रिच कंट्री है, लेकिन जो मेजॉरिटी कंट्रीज़ है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो मार्जिनलाइज हो जा रही है। द ब्रिटेन वुड ट्विंस एस्टैब्लिश IMF एंड वर्ल्ड बैंक, और जो ब्रिटेन वुड है इन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया है 1944 में। मूव्ड इन अ यूनिलैटरल वे इन इम्पोजिंग द एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑन डेप्थ रिटर्न कंट्रीज इन द अर्ली 1980। तो गाइस जो IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू क्या होता है, जो कंट्रीज़ का मतलब जिसके पास पैसा नहीं है खाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए, तो वो क्या करती है IMF या वर्ल्ड बैंक से उधारी लेती है और फिर अपने कंट्री के डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट में लगाती है। तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जो कंट्रीज़ जिसके पास मनी नहीं है या फिर जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है। देन द वॉशिंगटन कंसेंसस फर्दर स्ट्रेंथन द फोर्सेस ऑफ मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज़ इन केस ऑफ रेजिंग फंडिंग फ्रॉम IMF वर्ल्ड बैंक। तो वही मतलब तो गाइस ये IMF और वर्ल्ड बैंक में पैसा कहाँ से आता है, तो गाइस जो डेवलप कंट्रीज़ होती है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है जिसकी जो भी एक कन्वेक्शन होता है या फिर जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो उसमें पार्ट लेती है और फिर उसमें क्या करती है अपना पैसा देती है, और जिसका भी पैसा IMF या वर्ल्ड बैंक में ज़्यादा होता है तो उसके पास ज़्यादा पावर होती है। जैसे कि USA काफ़ी ज़्यादा देता है वर्ल्ड बैंक या फिर IMF के अंडर। ओके, देन इमर्जिंग लेबर मार्केट एंड स्किल डिफरेंशियल्स। So in the 1990s, two disturbing tendencies in the labor market were noticed, which added pressure in the direction of greater inequality. The first is the growing disparity between the wages of highly skilled workers and those who have lower skill levels of skill. तो ये जो होता है वेजेस के इसमें जिसके पास ज़्यादा स्किल होती है उसको प्रॉपरली उसकी वेजेस नहीं मिलते हैं, और जिनके पास स्किल नहीं होती है उनके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। The second tendency is the low level of generation of formal employment and the consequent deterioration in the quality of jobs. तो jobs है वो काफ़ी इसमें deterioration दिखाई दे रहा है। Almost 8 of 10 jobs created in the 1990 correspond to low quality job in the informal sector। और जो 10 जॉब है उसमें से 8 जो जॉब है वो एक लो क्वालिटी की जॉब है इनफॉर्मल सेक्टर में की। तो जॉब काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर आर सर्वाइवल, फॉर द सर्वाइवल ऑफ आर फैमिली, एंड जॉब के बिना वी कैन नॉट हैव अ मील ऑफ वन टाइम। सो इट्स अ वेरी, और जितनी हमारी स्किल होती है जितनी हमारी एजुकेशन होती है उसके हिसाब से हमें उतना वो लेवल की जॉब मिलना चाहिए, हमारे वो लेवल के वेजेस मिलना चाहिए। एंड जो अनस्किल्ड है या फिर जिसके पास कम स्किल है तो वो भी अपनी स्किल पहले डेवलप करता है एंड फिर अब जॉब्स ढूंढता है। ओके, सो गाइस हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो हमने इस वीडियो में देखा है कि इनइक्वालिटी अमॉन्ग नेशन, हम ज़्यादा डिप में नहीं गए हैं बट हमने समवॉट इन्फॉर्मेशन ली है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।